प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। एसबीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपने इनकम टैक्स जो पेपर है आपका उसके अंतर्गत सैलरी हेड का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें अपने देखेंगे कि सैलरी से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रोविजंस क्या दे रखे हैं, उनको अपने समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, किसी भी आय को सैलरी मानने और उसे सैलरी हेड में कर योग्य करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं या कुछ प्रैक्टिस चलती है जिसके आधार पर किसी आय को वेतन शीर्षक में कर योग्य माना जाता है, सैलरी हेड में कर योग्य माना जाता है। तो जब अपने सैलरी के क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हल करेंगे तो हमें ऐसे नियम, ऐसे व्यवहारों का पता होना चाहिए कि कब किसी आय को, किसी प्राप्ति को सैलरी माना जाए, उसे इनकम टैक्स जो उस पर सैलरी हेड के अंतर्गत लगाया जाए। तो इसमें अपने कुछ नियम अपने देखेंगे। सबसे पहला नियम जो है वो है नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध, एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। सबसे महत्वपूर्ण नियम है, किसी भी प्राप्ति को सैलरी मानने के लिए ज़रूरी है कि जो व्यक्ति प्राप्त कर रहा है पैसा, किसी काम के बदले भुगतान, और जो व्यक्ति भुगतान कर रहा है, दोनों में नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होना चाहिए। यानी उनमें से जो दे रहा है वो नियोक्ता होना चाहिए और जो पैसा प्राप्त कर रहा है वो कर्मचारी होना चाहिए। अगर उनमें नियोक्ता कर्मचारी का संबंध नहीं है, लेकिन सेवाओं के बदले या किसी काम के बदले पैसा दिया जा रहा है, भुगतान किया जा रहा है, तो वैसे भुगतान को अपने वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं मान सकते। तो नियोक्ता कर्मचारी का संबंध होना जरूरी है। जैसे बहुत से अपने व्यवहार में देखते हैं कि बहुत सी मदों के लिए अपने वेतन शब्द यूज करते हैं, लेकिन वो वास्तव में वेतन के अंतर्गत, सैलरी के अंतर्गत कर योग्य नहीं होते। जैसे अपने +2 में भी आप पढ़ के आए हो, पार्टनरशिप है, उसमें एक पॉइंट होता है साझेदारों का वेतन। पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है, तो उनके पार्टनरशिप डीड में ऐसा होता है कि फलाने पार्टनर को इतनी सैलरी मंथली या एनुअली दी जाएगी, तो उसका नाम सैलरी है, वो उस भुगतान का नाम। लेकिन वो सैलरी जो है वो वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं मान सकते। कारण क्या है? क्योंकि जो पार्टनर है वो फौजदारी फर्म का मालिक है, ठीक है, और मालिक होने के नाते वहाँ पे जो वो सैलरी जो प्राप्त कर रहा है वो पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत प्राप्त कर रहा है। उनका कोई कर्मचारी नियोक्ता का संबंध नहीं है। यानी सैलरी देने वाली फर्म है और वो फर्म का मालिक है, तो वो वो कर्मचारी तो हो नहीं सकता, इसलिए वहाँ पे नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं है। तो सैलरी जो है पार्टनर को मिलती है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। ऐसा ही एक उदाहरण है, आप अपने देखते हैं अखबारों में आप पढ़ते हो कि भी सांसदों का वेतन बढ़ा, विधायकों का वेतन बढ़ा, तो इसका मतलब उनको वेतन मिलता है। आपने पढ़ा भी होगा जो 10वीं क्लास तक सामाजिक में, कि भी विधायकों और सांसदों को वेतन मिलता है, उनको वेतन बोलते हैं, उनको वेतन मिलता है और कई सारे भत्ते भी मिलते हैं। अखबारों में अपने पढ़ते हैं कि उनका वेतन बढ़ा, इतना वेतन बढ़ा, ये हुआ वो हुआ, तो वेतन वर्ड अपने सुनते हैं। तो क्या उनको, विधायकों को मिलने वाली सैलरी, सांसदों को मिलने वाली सैलरी क्या इस हेड में टैक्सेबल होगी? तो नहीं होगी। कारण कि वहाँ भी सांसद जो है वो कर्मचारी नहीं है, विधायक जो है वो कर्मचारी नहीं है, वहाँ पे नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं है। मतलब देने वाले और लेने वाले में जब तक कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध नहीं होता, तब तक अपने उसको वेतन शीर्षक में कर योग्य नहीं मान सकते। हाँ, वो टैक्सेबल होगी, वो अन्य साधनों से आए जो 5वां शीर्षक अपने पढ़ेंगे उस वहाँ टैक्सेबल होगी। प्राप्ति कोई भी है वो होगी तो टैक्सेबल, लेकिन वो इस हेड में नहीं होगी। सैलरी हेड में टैक्सेबल होने के लिए जरूरी है कि लेने वाले और देने वाले के बीच में कर्मचारी नियोक्ता का संबंध होना जरूरी है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सवालों में कुछ ऐसा पॉइंट आएगा कि उसको वैसे मिले, वहाँ मिले, तो वो वहाँ टैक्सेबल है कि नहीं है, तो अपने देखेंगे कि देने वाला और लेने वाला कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध है कि नहीं है। इसका एक उदाहरण आपको दूँ, जैसे बोर्ड के परीक्षक होते हैं या विश्वविद्यालय के जो परीक्षक होते हैं, तो इसमें जो शिक्षक है वो सरकार का कर्मचारी है, शिक्षा विभाग का कर्मचारी है, और उससे कोई बाहरी एजेंसी कोई काम करवाती है, उससे बोर्ड की कॉपी जांच करवाती है या प्रश्न पत्र सेट करवाती है, कुछ भी करती है, उसके लिए उसको भुगतान प्राप्त होता है। तो वो भुगतान भी उसको जो है शिक्षक को अपने नियोक्ता से प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी नियोक्ता तो वो शिक्षा विभाग है, सरकार है, और उसको भुगतान कोई बोर्ड कर रहा है या कोई और एजेंसी कर रही है जिसके लिए वो काम कर रहा है। तो वो अन्य एजेंसी जो पैसा उसको प्राप्त होगा वो उसके वेतन शीर्षक में शामिल नहीं करेंगे अपने आय में, वो अपने शामिल करेंगे
अन्य साधनों से आय में। तो कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध नहीं है। मान लीजिए कोई शिक्षक विश्वविद्यालय का ही शिक्षक है और उसी विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र बनाने के उसको पैसे मिलते हैं, या उसी विश्वविद्यालय की कॉपी जांचने के लिए उसको पैसे मिलते हैं, तो उसको जो पैसा मिलता है वो नियोक्ता से ही मिल रहा है। वहाँ विश्वविद्यालय उसका नियोक्ता है, तो वहाँ उसको पैसा चूंकि नियोक्ता से मिल रहा है, तो ये नहीं है कि वो उसको भी प्रश्न पत्र बनाने का मिल रहा है या कोई कॉपी चेक करने का मिल रहा है, तो ये इसका मूल काम नहीं है, पढ़ाने का काम से नहीं मिल रहा है। चाहे भला ही वो उसको अन्य कार्य के लिए मिल रहा है, लेकिन मिलता तो नियोक्ता से है ना। तो जब नियोक्ता से मिलेगा तब अपने उसको सैलरी अकाउंट में, सैलरी हेड में टैक्सेबल मानेंगे। लेकिन अगर नियोक्ता से नहीं मिलता है, वही कर्मचारी अगर विश्वविद्यालय का ना होकर किसी दूसरे कॉलेज का हो और विश्वविद्यालय की कॉपी चेक कर रहा हो, विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र सेट कर रहा हो, परीक्षा का काम कर रहा हो, उसके लिए विश्वविद्यालय उसको भुगतान कर रहा है, तो वो पैसा जो है वहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा सैलरी हेड में, क्योंकि वहाँ पे विश्वविद्यालय उसका उस कर्मचारी, कॉलेज के कर्मचारी का नियोक्ता नहीं है, उसकी नियोक्ता जो है उसका शिक्षा विभाग है। तो नियोक्ता और कर्मचारी का जब संबंध होगा तभी जो है प्राप्ति जो है सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। उसके बाद आता है एक कर्मचारी के एक से अधिक नियोक्ता हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एक कर्मचारी एक बार में 3-4 जगह सेवाएं दे और सबसे पैसा मिले, तो सारा का सारा पैसा जो है, सारी की सारी प्राप्तियां वेतन शीर्षक के अंतर्गत ही कर योग्य मानी जाएंगी। अब अगला पॉइंट फिर आ गया, ये पहले पॉइंट से मिलता जुलता है। इसमें कह रहा है कि सेवा के अतिरिक्त अन्य कार्य का पारिश्रमिक। अगर आपको नियोक्ता से सेवा के अतिरिक्त, जैसे मैंने अभी बताया था विश्वविद्यालय का जो लेक्चरर है, प्रोफेसर है, वो वहाँ पढ़ाता है, उसको सेवा के बदले वेतन मिलता है, लेकिन वो पढ़ाने के अलावा कोई अन्य काम भी करता है। कोई पेपर भी उसने सेट कर दिया, कोई किसी मतलब कोई कॉपियाँ उसने चेक कर दी, या विश्वविद्यालय की परीक्षा कार्य के संबंध में, या और भी किसी कोई कार्य उसको साइन किया गया जो उसका सेवा कार्य संबंध में नहीं था, अलग था, तो उसके लिए उसको विश्वविद्यालय भुगतान करता है, तो वो पैसा उसके सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, कारण कि भुगतान करने वाला नियोक्ता है। सेवा के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिए भुगतान करता है तो भी वो वहाँ टैक्सेबल होगा। उसके बाद है कर दायित्व का आधार। ये अपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि भाई गत वर्ष की आय पे निर्धारण वर्ष में कर लगता है, तो गत वर्ष में जो वेतन उसको प्राप्त हुआ है उस पर जो है निर्धारण वर्ष में कर लगेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने वाली है, वेतन वास्तव में भले ही प्राप्त ना हो गया, ड्यू हो गया हो, बकाया हो सैलरी, तो भी उस पर टैक्स लगेगा। या वेतन एडवांस प्राप्त हो गया तो एडवांस वेतन पर भी टैक्स लगेगा। कहने का मतलब ये है कि वेतन के प्राप्त होने या वेतन के ड्यू होने, दोनों में से कोई भी एक घटना हो जाए तो उस पर जो है टैक्स लगेगा, उस पर वर्तमान निर्धारण वर्ष में कर लगेगा, ये मानते हुए कि ये पैसा प्राप्त हो गया, ये वेतन के अंतर्गत आ जाएगा। मान लीजिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक गत वर्ष है किसी कर्मचारी के लिए, और वर्तमान जो है निर्धारण वर्ष चल रहा है उसका, तो गत वर्ष में उसको 10 महीने का वेतन मिला, 2 महीने का वेतन किसी कारणवश बकाया है, तो इस निर्धारण वर्ष में उस पर 12 महीने के वेतन पर ही कर लगेगा, ये मानते हुए कि 12 महीने का वेतन उसको मिल गया है या ड्यू हो गया है। अगर वो उसको 12 महीने की बजाय गत वर्ष उसने 2 महीने का वेतन एडवांस ले लिया अपने नियोक्ता से, तो इस जो वर्ष में उसके ऊपर 12 की बजाय 2 महीने जो एक्स्ट्रा है उसका भी, यानी टोटल 14 महीने के प्राप्त वेतन पर कर लगेगा। यानी वेतन प्राप्त हो जाए या वेतन ड्यू हो जाए, दोनों में से जो भी घटना पहले घट जाएगी, तो उसी जिस वर्ष घट जाएगी उसी गत वर्ष में वो माना जाएगा कि वेतन जो है सैलरी के टैक्सेबल हो गया है, सैलरी के अंतर्गत टैक्सेबल हो गया है। उसके बाद जो अगला बिंदु है वो कहता है कि वेतन एवं पेशे की आय। कोई पेशेवर व्यक्ति है, जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, पेशा उसे कहते हैं जिसके लिए कोई विशेष योग्यता की जरूरत हो, तो जब वो अपने स्वतंत्र रूप से सेवाएं उपलब्ध करवाता है तो उसको जो कमाई होती है उसको अपने सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं मानते। लेकिन जब वो व्यक्ति कहीं अपनी परमानेंट नियोक्ता के यहाँ सेवाएं देता है, उसके बदले उसको मंथली या वार्षिक जो भी सैलरी निर्धारित सैलरी का भुगतान किया जाता है, तब उसको प्राप्त जो भुगतान है, पेशेवर ही हो बुलाई, उसको भुगतान जो प्राप्त होता है वो वेतन शीर्षक के अंतर्गत ही कर योग्य माना जाता है। मान लीजिए एक डॉक्टर है, एक अपनी प्रैक्टिस करता है, तो जिसको पैसा मिलता है वो पेशे से आय के अंतर्गत कर योग्य है, वो उस शीर्षक में है। लेकिन वही डॉक्टर किसी अस्पताल में नौकरी करता है और वहाँ उसको वेतन मिलता है, तो वो वेतन शीर्षक के अंतर्गत उसकी जो है सैलरी जो है टैक्सेबल होगी। नियोक्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से पारिश्रमिक, ये जो अपने वो पहला जो पॉइंट पढ़ा था उसी का विस्तार समझ लो आप, कि नियोक्ता के अलावा मैंने बताया था कि विश्वविद्यालय का कर्मचारी है तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कॉलेज का शिक्षक है और विश्वविद्यालय से कोई भुगतान प्राप्त करता है, तो वो नियोक्ता से अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से भुगतान हो गया ना। नियोक्ता तो उसका सरकार शिक्षा विभाग है, लेकिन भुगतान प्राप्त कर रहा है विश्वविद्यालय से, तो अन्य व्यक्ति से भुगतान प्राप्त कर रहा है, तो वो भुगतान इस शीर्षक के अंतर्गत कार्य योग्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो उस पहली शर्त पूरी नहीं होती। यहाँ पे नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं है। जब नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होगा तभी वो जो है वो प्राप्ति वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी।
उसके बाद है स्वेच्छा से वेतन त्यागना एवं छोड़ना। वेतन जो ड्यू हो जाता है तो वो ऐसा मानते हैं कि प्राप्त हो गया, चाहे त्याग दे चाहे छोड़ दे, तो ये इस शीर्षक के अंदर कर योग्य होगा। लेकिन अगर कोई कर्मचारी सरकार को वेतन जनहित में देने हेतु त्याग देता है तो इस प्रकार त्यागा गया वेतन कर मुक्त होता है। यानी कोई कर्मचारी सरकार को जनहित में देने हेतु, सरकार को, किसी संस्था को नहीं, सरकार को जनहित में देने हेतु कोई वेतन त्याग देता है कि मेरा वेतन मैं नहीं लूँगा, सरकार को दे दिया जाए, किसी जनहित में दे दिया। जैसे अब कोरोना चल रहा है तो कोरोना के उपायों में, कोरोना पर जो मतलब रेस्क्यू में जो खर्चा हो रहा है वहाँ पर लगाने के लिए सरकार को किसी ने वेतन कह दिया, भी सरकार को देने के लिए मैं वेतन छोड़ता हूँ अपना, तो वेतन वो टैक्स फ्री होगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो कर मुक्त होगा। आगे आता है टैक्स फ्री सैलरी। कर्मचारी को अगर टैक्स फ्री सैलरी मिलती है, मान लीजिए कर्मचारी को जो वेतन मिलता है उस पर जो कर जो बनता है नियमानुसार, उस कर का भुगतान नियोक्ता कर रहा है और कर्मचारी को शुद्ध सैलरी मिल रही है, यानी उस पर कर का भुगतान नियोक्ता कर रहा है, तो भी वो टैक्सेबल होगा। वहाँ टैक्स की राशि गणना करने के लिए जो शुद्ध भुगतान किया गया कर्मचारी को वो, और उसकी तरफ से जो नियोक्ता ने कर का भुगतान किया, वो दोनों को जोड़कर कुल प्राप्त राशि कर्मचारी की आय मानी जाएगी और उस पर जो है उसको टैक्स लगाया जाएगा। नियोक्ता द्वारा कोई स्वैच्छिक भुगतान कर्मचारी को किया जाता है, स्वैच्छिक भुगतान यानी मर्जी से कोई भुगतान किया जाता है, तो भी वो इसी में टैक्सेबल होगा। कर्मचारी को बोनस देना, कर्मचारी से सेवा से प्रसन्न होकर कोई उपहार देना, तो वो यहाँ पे इस शीर्षक में टैक्सेबल होगा। लेकिन कर्मचारी को भुगतान व्यक्तिगत भेंट के रूप में प्राप्त होता है, पर्सनल उनका कोई रिलेशन है नियुक्त कर्मचारी का, तो यहाँ वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगला है वेतन में से की गई कटौतियाँ। कर्मचारी के कुल वेतन पर, सकल वेतन पर जो है कर लगता है सारा, उसमें से जो कोई कटौतियाँ अगर की है तो उनको अपने उसमें प्राप्त वेतन में जोड़ेंगे। मान लीजिए कर्मचारी को भुगतान प्राप्त हुआ 10,000, लेकिन 1,000 रुपये में कटौती होगी, 1,000 रुपये भविष्य निधि कटौती होगी, 1,000 रुपये कोई आयकर की कटौती होगी, इस तरह से 3,000 रुपये उसकी कटौतियाँ होगी। अब 10,000 का कुल भुगतान हो गया, तो यहाँ पे टैक्स जब लगाएंगे तो 10 और 3,000 ये कटौतियाँ कुल 13,000 रुपये पर टैक्स लगेगा। यानी ये कटौतियाँ को वापस जोड़ के अपने टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल सैलरी जो निकालेंगे। उसके बाद है सेवा समाप्ति के बाद मिला भुगतान। किसी कर्मचारी को सेवा समाप्ति के बाद भुगतान मिलता है, मान लीजिए पेंशन मिलती है और मिलती है, तो वो भी वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी। वेतन उपार्जित होने का स्थान, प्राइस ऑफ प्लेस ऑफ एक्रूल ऑफ सैलरी। अपने पहले दूसरे चैप्टर में ये पढ़ा था कि वेतन पर जो निवासी, अनिवासी या साधारण निवासी जो है, ये चीज़ें महत्व रखती हैं जब किसी व्यक्ति की आय पर कर लगाया जाता है, तो वो चीज़ वही आ गई यहाँ पे कि वेतन उपार्जित होने वाले स्थान का महत्व है कि कहाँ वेतन उपार्जित हुआ है। तो वेतन वहीं उपार्जित माना जाएगा जहाँ सेवाएँ दी जाती हैं। सेवाएँ भारत में दी गई हैं तो वेतन भारत में उपार्जित माना जाएगा, ठीक है, चाहे इसका भुगतान भारत के बाहर ही किया जाए, ठीक है। तो सेवाएं अगर भारत में दी गई हैं तो वेतन भारत में उपार्जित माना जाएगा, तो बात यह है। और अच्छा, सेवाएं भूतकाल में भारत में दी गई थी, उनके बदले में जो वर्तमान में अपने को पेंशन जो प्राप्त हो रही है, तो भी जो है उसको भारत में उपार्जित ही माना जाएगा, क्योंकि जिन सेवाओं से संबंधित पेंशन हमें मिल रही है वो सेवाएं हमने भारत में दी थी। ठीक है, ये थे कुछ महत्वपूर्ण नियम जिनको अपने इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत जो है सैलरी से आए, कुल आय की गणना करते समय ध्यान में रखना है। इनका क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना हमें पता नहीं चलेगा कि वेतन है इस शीर्षक में कर योग्य है अथवा नहीं है, या किसी अन्य शीर्षक में कर योग्य है। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में अपने फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।